Hello, my girls. I'm Nitu Singh, your English teacher. Welcome to our English grammar class. आज हम डिस्कस करेंगे इसमें नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब, फर्दर काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब एंड अगर आपको एक या दो सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको कंबाइन करने के लिए यानी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने के लिए किन किन वर्ड्स का किन किन रूल्स का यूज़ करते हैं वो भी हम एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Here are some examples. Please read out it carefully. The first one is Ram goes to school. Second, they go to school. And third one, Ram went to school. इसमें आप ग्रीन जो अंडरलाइन वर्ड हैं उन्हें देखिए. goes, go, went. एक ही वर्ब फॉर्म है जाने की, यानी जाने की क्रिया है go, उसको गोज़ की तरह प्रेजेंट किया है. फिर वेंट यानी उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है. ये अकॉर्डिंगली चेंज हुई है हमारे सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर या टेंसेस के चेंज होने पर. जैसे राम गोज़, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे यस आती है तो गोज़ आया है. और दे प्लूरल है, प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल, तो इसलिए गो आया है. और जो राम वेंट है, जो सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है. तो गो को तीन तरह से प्रेजेंट किया गया है इन तीन सेंटेंसेस में. तो ये जो वर्ब हैं किसके अकॉर्डिंग यानी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जा रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये होती है फाइनाइट वर्ब. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जो ग्रीन से अंडरलाइन है. राम वेंट, राम इज़, दे आर, राम वॉज, दे वर, राम हैज़, दे हैव, वी हैड. ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि राम यहाँ पर है, उसके साथ इज़ आया है, लेकिन राम यहाँ पर भी है, यहाँ पर वॉज क्यों आया, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर हैज़ आया. अकॉर्डिंगली किसके आया, ये आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस है ना यहाँ पर, ये पास्ट कंटिन्यूस की वजह से वॉज आया है और ये परफेक्ट टेंस की वजह से हैज़ आया है. ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो सेम है, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं. ओके, अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले जिसमें दे आर, दे वर, दे हैव, वी हैड. दे तीन बार दे आया हुआ है, लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो बिल्कुल चेंज लगी हुई है. एक के साथ आर क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एक के साथ वर क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फिर दे के साथ हैव क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, और वी के साथ हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट है. तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंग और हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई हैं. तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, अपना रूप बदलती रहें, तो उन्हें क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो रेड लाइन से अंडरलाइन है, दैट इज़ गोइंग. ये देखिए, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में एक ही फॉर्म आ रखी है गोइंग, और परफेक्ट टेंस में आ रखी है गॉन. ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म. ठीक है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, आईएनजी, आईएनजी लगना किसी भी उसमें. तो इसमें गो में आईएनजी लगा हुआ है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है. लेकिन इसमें राम दे इनके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. ठीक है, टेंस के यानी कंटिन्यूस टेंस है, तो सारे कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म आई है, यानी इनका कोई रूप चेंज नहीं हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जिन वर्ब का कोई परिवर्तन ना हो, ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े ना उसके टेंसेस का असर पड़े, उसे बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, नेक्स्ट ऐसे ही नीचे है गॉन. इस परफेक्ट टेंस में सभी में थर्ड फॉर्म आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो ये कौन सी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब. जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं वो होती है फाइनाइट वर्ब, और जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलती हैं, एज इट इज़ पहले वाली परिस्थिति में रहती हैं, वो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, एग्जाम की डेफिनेशंस देख लेते हैं हम. फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब टेंस या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित होकर अपना रूप बदल दे उन्हें फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था. नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं जो वर्ब टेंस या सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से प्रभावित न हुआ था, सभी परिस्थितियों में एक ही रूप में प्रयोग हो, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, उनका डिफरेंस समझ में आया कि जिनका जो रूप अपना बदल देती हैं वो कौन सी होती हैं.
फाइनाइट वर्ब, जो अपना रूप नहीं बदलती है किसी भी परिस्थिति में, वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फर्दर हमारे होती हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज इन्फिनेटिव एंड थर्ड वन इज जीरेंड। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होता है और जीरेंड क्या होता है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वो फर्दर 3 कैटेगरी में और डिवाइड हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कि इन्हें प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट क्यों बोलते हैं, या फिर पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरेंड इन्हें क्यों कहा जाता है। ओके, सी, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरेंड। फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी 3 कैटेगरी डिवाइडेड थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म, यानी जो वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी है, आधार कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म सबसे बेस फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे एक्टिव वॉइस हो, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है हमें, तो उसमें हम बी के साथ आईएनजी लगा देते हैं। बीइंग वर्ड आ रखा है ना यहाँ पर, बी के साथ आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म, जैसे परफेक्ट मीन्स होता है थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस जहाँ होगी वहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसीलिए पैसिव की वजह से अगर सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो बी के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखिए, ही केम इन लाफिंग। ठीक है, बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। ही केम इन लाफिंग यानी वह हंसते हुए अंदर आया। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें हमने चेंज किया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही केम इन लाफिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, बीइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बीइंग लगाया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड, ही लेफ्ट द जॉब यानी निराश होने पर उसने अपनी जॉब छोड़ दी। वह, और फर्स्ट वन में वह हंसते हुए अंदर आया। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म ही लॉस्ट हिज वे। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा होना। ठीक है, तो ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म माने तूफान, यानी तूफान जब आया उसकी आंखों में धूल घुस गई, उसकी वजह से वो अंधा सा हो गया। तो तूफान के कारण अंधा होने पर ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया। तो इसमें क्या किया है हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है स्टार्टिंग में, ब्लाइंडेड। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे हिंदी के साथ मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये कर लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव केस है, और अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें हैविंग के साथ बीन लगा देंगे, क्योंकि पैसिव का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म, और उसके साथ हमारे थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए क्या लगाया हमने यहाँ पर, बीन। तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बोलोगे ये थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी यूज़ हुई है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म, तो ये इसके लिए यूज़ हुई है, और पैसिव के लिए ये यूज़ हुई है बीन। तो दोनों का ये रूल फॉलो कर रही है, पैसिव का भी और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी। ओके, हैविंग ईटन हिज फूड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज फूड, ही वेंट आउट टू प्ले, यानी अपना खाना खाने के पश्चात, खाने पर वह खेलने चला गया, वह अपना खाना खाने पर खेलने चला गया। ओके, नाउ हम आते हैं, हमारे पार्टिसिपल कंप्लीट हुए, आगे यूज़ करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए सेंटेंस, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लॉथ। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया,
टू बाय सम क्लोथ, टू बाय यानी खरीदने के लिए, टू आपका ये वाला है टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, तो ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, टू बाय सम क्लोथ्स कुछ कपड़े खरीदने के लिए। जीरण, जीरण है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जीरण में भी उस सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए, ऑन गेटिंग अ सन यानी एक पुत्र पाने पर, शी विल बी हैप्पी, वह खुश हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन गेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, उसमें आईएनजी लगाया, ऑन गेटिंग अ सन शी विल बी हैप्पी, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होती है, पास्ट पार्टिसिपल में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, या फिर पैसिव केस होने पर हैविंग बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव में क्या होता है हमारा टू, इन्फिनेटिव आपको मेन याद रखना है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जीरण सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। नाउ सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे डील करेंगे, हम पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब, जो मेन काम होता है वो केवल एक ही होना चाहिए, तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा हम काम या मुख्य क्रिया उसमें ऐड करेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा। अतः जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तब हमारे पास जितने सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उतनी ही फाइनाइट वर्ब होती हैं, राइट। यानी एक सिंपल सेंटेंस है उसमें एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा सिंपल सेंटेंस है उसमें दूसरी फाइनाइट वर्ब, तो जो दो सिंपल सेंटेंसेस हो गए तो उनकी दो फाइनाइट वर्ब भी हो गई, है ना। तो इन वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने में हम केवल एक ही फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है, यानी हम किसी भी एक को जो ज़्यादा ज़रूरी हो उसको अपनी मेन वर्ब मानते हैं, तब उसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अतः पहले ध्यानपूर्वक यह तय कर ले कि कौन सी फाइनाइट वर्ब को रखना नितांत आवश्यक है, कि कौन सी फाइनाइट वर्ब यानी कौन सी मेन वर्ब इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त शेष क्रियाओं को हटाने के लिए हम अलग अलग नियमों की सहायता लेते हैं। यानी जब दो फॉर्म दे रखी है, एक हमें डिसाइड करनी है कि हमें कौन सी लगानी है, तो जो दूसरी हटानी है हमें कौन से रूल से हटानी है, कौन सा रूल फॉलो करके हटानी है, वो हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि सिंपल जो सेंटेंसेस दे रखे हैं हमें, हम उनको कैसे चेंज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। रूल फर्स्ट, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल हमने अभी क्या क्या यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पार्टिसिपल का प्रयोग प्राय ऐसे वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है जिनके फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो, किंतु अधिकांश उनके सब्जेक्ट समान हों। यानी जब दो सेंटेंस दे रखे हैं और वो दोनों सेंटेंस में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उनकी फाइनाइट लेकिन अलग अलग काम कर रहा है, तो वो फाइनाइट वर्ब तो अलग अलग हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट समान हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ हो। अभी मैंने आपको बताया एक ही सब्जेक्ट है, दो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अलग अलग काम है, दो फाइनाइट वर्ब हैं। एक सेंटेंस है हमारे को जब एग्ज़ाम में आता है तो हमारा सेपरेट सेंटेंस आता है, जो फर्स्ट है ही केम इन, वह अंदर आया, ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था, ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें मेन कौन सी है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे सेंटेंस दे रखे हैं उनकी हम हिंदी निकालेंगे, ये बहुत ईजी होता है इसको चेंज करने के लिए। मैंने आपको हिंदी दे रखी है नीचे, वह अंदर आया, वह हंस रहा था, ठीक है। दो काम हो रहे हैं, वह अंदर भी आ रहा है और हंस भी रहा है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले हम हिंदी में चेंज करके देखते हैं। वह हंसते हुए अंदर आया, हमने इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक ही रखा हमने, दोनों को जो मेन थी अंदर आया हमने उसको मेन फाइनाइट वर्ब बना दी, और हंसते हुए उसको हमने पार्टिसिपल में प्रयोग कर दिया। तो वह हंसते हुए अंदर आया, पहले हम जो भी दो सेंटेंस देते हैं उनको कंबाइन अपने माइंड में हिंदी में कर लें, उसके बाद हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ही केम इन, ही वाज लाफिंग, ही केम इन लाफिंग, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है तो लाफ के साथ आईएनजी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वह हंसते हुए अंदर आया, ही केम इन लाफिंग, ओके।
नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। ठीक है, यानी जब एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा है लेकिन वो दो काम कर रहा है, एक काम उसने फिनिश किया, तुरंत बाद उसके बाद दूसरा काम शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ही टुक आउट द मनी, उसने धन निकाला। ही गेव इट टू मी, उसने वह धन मुझे दे दिया। ठीक है, अब हम इसको माइंड में अपने चेंज करेंगे हिंदी में कि उसने धन निकाल कर मुझे दे दिया। ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया, उसने धन निकाल कर मुझे दे दिया। अब जो हमने जो मेन वर्ब इसमें यूज़ किया वो है दे दिए, तो इसने हमें जो पैसे थे वो हमें दे दिए, और धन निकालना ये हमने इसको एक लेस इम्पॉर्टेंट फाइनाइट वर्ब माना है, यानी इसको हम साइड में प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करेंगे, उसको मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करेंगे। तो टेकिंग, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी में ing लगा दी हमने। तो टेकिंग आउट द मनी यानी पैसे बाहर निकाल कर, धन निकाल कर, ही गेव इट टू मी, उसने मुझे दे दिए, धन निकाल कर उसने मुझे दिया। नेक्स्ट कंडीशन है, जब दो कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। अभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन ही चल रही हैं। ठीक है, तो जब दो कार्य दे रखे हैं, दो कार्य हो रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन जो पहला कार्य है वो दूसरे कार्य के लिए किया जाए, यानी ये पहले कार्य का असर दूसरे कार्य पर पड़े, ऐसा काम, तो वो उसको करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल, ही टुक ऑफ शूज़, ऑफ हिज शूज़, उसने अपने जूते उतारे। ही एंटर्ड द टेम्पल, उसने मंदिर में प्रवेश किया। तो उसने अपने जूते क्यों उतारे, मंदिर में प्रवेश करने के लिए, यानी इन दोनों का आपस में सेंटेंसेस का संबंध है, यानी उसने जो पहला काम किया है वो दूसरे पर निर्भर कर रहा है सेंटेंस पर। तो उसने अपने जूते उतारे, मंदिर में प्रवेश किया, तो हम इसको कंबाइन करेंगे, जूते उतार कर उसने मंदिर में प्रवेश किया। ठीक है, तो टेकिंग आउट ऑफ हिज शूज़ ही एंटर्ड द टेम्पल। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, किसी भी बात का कारण बताने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एक्टिव तथा पैसिव वॉइस दोनों में कर सकते हैं। कि कोई हमें काम दिया हुआ है, हमें उसका रीज़न पूछा ये क्यों हुआ है, तो उसे भी हम कंबाइन करने के लिए, उसे भी बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल, ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। ही गेव द मैसेज टू टीचर, सॉरी आई गेव द मैसेज टू टीचर, कि मैंने वो समाचार या वो खबर अपने अध्यापक को दी। ठीक है, तो इसमें उसके एब्सेंट होने का कारण बताया मैंने, उस मैसेज में उस लड़के के एब्सेंट होने का कारण बताया है। तो पहले हम इसे हिंदी में चेंज करेंगे, उसके अनुपस्थित होने पर, या फिर उसके अनुपस्थित होने के कारण मैंने यह समाचार अध्यापक को दिया। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करना है, तो ही बीइंग एब्सेंट, क्योंकि ये आपका यूज़ हुआ है पैसिव वॉइस में, इसीलिए यहाँ पर बी के साथ ing फॉर्म आई है। ही बीइंग एब्सेंट आई गेव द मैसेज टू टीचर। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, मैंने यह मैसेज टीचर को दिया है, तो इसीलिए उसके अनुपस्थित होने पर बी फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ ing लगाई। ही बीइंग एब्सेंट आई गेव द मैसेज टू टीचर। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश था। ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दी। वह निराश क्यों था, क्योंकि उसने जॉब छोड़ दी थी, इसमें कारण बता रहे हैं। तो बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होने पर या निराश होने के कारण, ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। नोट करने वाली बात है यहाँ पर एक, कि यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तब दोनों सब्जेक्ट को लिखना आवश्यक है। अभी तक हम कौन से सेंटेंस कर रहे थे जिसमें एक ही सब्जेक्ट था,
और दो अलग अलग काम कर रहे थे, चाहे वो पहले काम कर रहा हो या बाद में काम कर रहा हो, लेकिन सब्जेक्ट एक ही था। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन कर रहे हैं, तो दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है, वरना हमें पता नहीं लगे कि कौन सा काम किसने किया है। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। ये जो आपको नोट्स लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से व्यक्त करना चाहिए तथा उसके साथ वाइल का प्रयोग भी अवश्य करें। जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो, ठीक है, यानी साथ साथ काम हो रहे हैं, एक काम चल रहा है उसके साथ ही दूसरा काम हो गया एकदम। तो पहले देखिए हिंदी इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, वह सो गया, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो वह पढ़ रहा था, वह सो गया, तो वाइल रीडिंग यानी पढ़ने के दौरान या फिर पढ़ते पढ़ते ही स्लेप्ट, वो सो गया, यानी एक काम चल रहा था उसने तुरंत दूसरा काम कर दिया। तो वाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, ओके, क्योंकि वाइल का प्रयोग करना ज़रूरी है ऐसे वाली कंडीशन में जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए, तो वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देती हूँ कि कैसे करने हैं, फिर आपको इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके कंबाइन करेंगे। ठीक है, ही केम इन, वह अंदर आया, ही वॉज सिंगिंग, ये तो आपका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, वह सिंगिंग की जगह क्या आया यहाँ पर, लाफिंग, वह गाते हुए अंदर आया। ठीक है, इट वॉज कोल्ड, बहुत सर्दी थी, वी स्टेड इंडोर्स, हम अंदर रहे। ठीक है, बहुत सर्दी होने पर हम अंदर रहे, ये इसकी हिंदी आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके चेंज करेंगे। आई वॉज प्लेइंग, ही फेल डाउन, जब मैं खेल रहा था मैं गिर गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि एक काम हो रहा था, तुरंत एक उसके साथ ही दूसरा काम हो गया। ठीक है, एक काम चलते चलते दूसरा काम हो गया। तो आई वॉज प्लेइंग, आई फेल डाउन, जब मैं खेल रहा था यानी मैं खेलते खेलते गिर गया। He opened the cupboard, he took out of his shirt, उसने कबर्ड को खोला, he took out of his shirt, और उसने अपनी शर्ट को बाहर निकाला। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, he took out of his shirt, उसने अपनी शर्ट को बाहर निकाला, यानी उसने कबर्ड खोलते हुए अपनी शर्ट को बाहर निकाला। ठीक है, तो आप ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके इनको फिल करेंगे।